मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करते हैं। इस वक्त हमास और इजराइल के बीच की जंग जबकि 8वां दिन हो चुका, कहां पर पहुंची है। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल ने हमास के मास्टरमाइंड को कत्ल कर दिया है। ये वो मास्टरमाइंड है जिसने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद ये जंग स्टार्ट हुई। इसकी डिटेल्स आपके सामने पेश करेंगे। इसी के साथ अमेरिका की जंग बंदी की कोशिशें अब यहाँ तक पहुँची कि सेक्रेटरी ब्लिंकन सऊदी अरेबिया पहुँच चुके हैं। क्या उनकी बात कंट्रीज़ मान लेंगे? लेकिन इसी के साथ ये कि तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी गज़ा से माइग्रेट कर चुके हैं। वो किस तरफ गए हैं, कहाँ गए हैं? क्या मुस्लिम कंट्रीज़ उनको पनाह दे रहे हैं? लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जब रशिया की तरफ से ये कहा जाता है कि इस जंग में जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वो वेस्ट की तरफ से दिए गए हैं और यूक्रेन जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं, उसके ऊपर यूक्रेन ने क्या कहा है, ये और ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो इस वक्त जंग की हमारे पास मौजूद हैं आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सा मास्टरमाइंड है कि जिसको इजराइल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि कत्ल कर दिया गया, मारा जा चुका है, और वो मास्टरमाइंड है अल-कादी। अल-कादी जो कि हमास का वो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है जिसने इज़राइल में 1000 से ज़्यादा अपने दहशतगर्दों को भेजकर वहाँ पर जो बर्बरियत दिखाई, वो सब करने में जो प्लानर था, जिसने प्लान किया, जो उनका एलीट कमांडो था और जो इसका मास्टरमाइंड, इस हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि जिसके बाद इस जंग का आगाज़ हुआ, वो कहा जा रहा है कि उसको कत्ल कर दिया गया है, वो मारा जा चुका है। और इसका इस तरीके से पता चला कि इज़राइल ने जब ये क्लेम किया और ये ख़बरें सामने आईं तो उसमें हमास की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इज़राइल ने जब हमला किया है और रेड्स की हैं तो उस दौरान उसके अपने वो होस्टेजेस जिनको यरगमाल बनाया गया, इज़राइल के वो लोग जिनको हमास ले गया था, उसमें से भी कई लोग मारे गए हैं इज़राइल की इस बमबारी के नतीजे में। अब इज़राइल ये टैंक्स गज़ा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन उससे पहले इज़राइल ने क्या एक चेतावनी के तौर पर, एक धमकी के तौर पर, या होशियार करने के लिए, या एक कोशिश के तौर पर रेड्स की उन जगहों पर कि जहां पर उसका ख्याल ये था कि यहां पर उन होस्टेजेस को रखा गया कि जिनको हमास वाले उठाकर ले गए थे। इज़राइल ने गज़ा में अपनी फ़ौजें दाखिल करने से पहले ये ऐलान किया था और गज़ा के लोगों को 24 आवर्स का टाइम दिया था कि 24 घंटे के अंदर आप खाली कर दें गज़ा। बमबारी जारी रही, बड़ी तादाद में लोग मारे गए और मारे जा रहे हैं। ऐसी वीडियोस और फुटेजेस भी आई जिसमें एक सहाफ़ी की वीडियो भी बहुत वायरल हुई जिसमें वो ये कह रहा है कि ये उसका आखिरी वक्त है और इसके बाद वो दोबारा कोई ऐसी वीडियो नहीं बना सकेगा, और उसी दौरान बमबारी भी हो रही है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, और फिर कुछ देर के बाद वो वीडियो बंद हो जाती है और पता ये चलता है कि उसमें मारा गया। ऐसे बहुत से वाक़यात वहाँ पर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जंग के दौरान इस तरह की फुटेजेस और जो हैं वायरल होती हैं, लेकिन अब ख़बर ये आ रही है कि 4,400,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस गज़ा छोड़ के निकल चुके हैं वहाँ से। और इसमें ये भी कहा गया है कि एवैक्यूएशन का ऑर्डर आने से पहले भी लाखों में फ़लस्तीनी वहाँ से निकलना शुरू हो गए थे, ये जंग जब स्टार्ट हुई और बमबारी इतनी ज़्यादा होना शुरू हो गई। लेकिन वो जो रफ़ा की शाहराह है या रोड है, एक ही रास्ता जहाँ से वो निकलते हैं, वहाँ पर भी क्योंकि बमबारी हो रही है, तो ये जो बात कही जा रही है कि अब डिस्प्लेस्ड, इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि कहाँ पर हैं, कि क्या वो रास्ता क्रॉस करते हुए वहाँ पर मारे जा चुके हैं या वो निकल के वहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है। मेरा सवाल ये है कि वो कौन से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त गज़ा से निकलने वाले रेफ्यूजीज़ को पनाह दे रहे हैं? वो कौन सा इस्लामिक कंट्री है जो गज़ा से निकलने वाले लोगों को रेफ्यूज देने के लिए तैयार है, उनको पनाह देने के लिए तैयार है और ऐलान किया गया है? क्या किसी मुस्लिम कंट्री ने इसका ऐलान किया है? ये सिर्फ लिप सर्विस है कि हम गज़ा के साथ हैं, हम वहाँ के लोगों के साथ हैं। इसकी वजह ये है कि इससे पहले भी हमने ये देखा कि जब शामियों के साथ ये होता है, सीरियंस जब वहाँ से भागते हैं, वहाँ की बड़ी तादाद रिफ्यूजी बनती है, तो कौन से कंट्रीज़ अपने दरवाजे खोलते हैं? वेस्ट अपने डोर्स ओपन करता है सीरियन रिफ्यूजीज़ के लिए, जर्मनी अपने डोर्स ओपन करता है। उस वक्त भी मुस्लिम कंट्रीज़ चुप करके बैठे रहे थे, मुंह पे उंगली रख के बैठे रहे थे और किसी ने ये नहीं कहा था कि हमारी तरफ आ जाएं।
किसी ने उन वहाँ के जो इस्लामिक कंट्रीज़ के निकलने वाले रेफ्यूजी हैं, किसी ने उनको पनाह नहीं दी। किसने पनाह दी? वेस्ट ने। मगरबी ममालिक ने ही उनको पनाह दी। इस वक्त भी ऐसा नज़र आ रहा है कि बातें तो बहुत बढ़ बढ़ के की जा रही हैं, लेकिन अपने मुल्क में उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इसी के साथ एक और ख़बर ये है जो कि बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है, और वो ये है कि लेबनान और इज़राइल के बीच भी झड़पें जारी हैं। इज़राइल ने सीरिया पर, शाम पर बमबारी की है, हमले किए हैं, और अब लेबनान इसमें पूरे तरीके से दाखिल हो चुका है। यानी जो हमने आपको पहले कहा था कि ये मल्टी फ्रंट वॉर बन चुकी है, तो इसमें लेबनान भी शामिल हो चुका है, और लेबनान ने भी हमले किए हैं इज़राइल पर। तो हिज़्बुल्लाह के ये हमले इज़राइल पर, जब मैंने पहला प्रोग्राम उसके ऊपर किया था तो मैंने कहा था कि इस वक्त इज़राइल को सबसे बड़ा ख़तरा या ख़दशा ये है दुनिया को कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमास के साथ साथ ऐसे ही एक और ग्रुप हिज़्बुल्लाह भी हमला करे इज़राइल पर, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी। तो अब ये हो चुका है, और हिज़्बुल्लाह भी इज़राइल के साथ जंग में शामिल हो चुका है। तो अब इज़राइल, हमास, लेबनान, हिज़्बुल्लाह, ईरान वैसे ही धमकियां दे रहा है, ये सब कुछ इकट्ठा हो चुका है। तो इसी बिना पर कहा जाता है कि ये जंग अब सिर्फ हमास और इज़राइल के बीच की जंग नहीं रही। पैलेस्टीन और इज़राइल की तो जंग है ही नहीं है, ये पैलेस्टीनियंस की जंग नहीं है, ये फ़लस्तीनियों की जंग नहीं है। पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ ने गज़ा के लोगों के साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए प्रोटेस्ट किए हैं, बल्कि वेस्ट में उन कंट्रीज़ में जो कि इज़राइल के साथ हैं, वहाँ पर भी मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी गई, ये प्रोटेस्ट हुए हैं। सऊदी अरेबिया ने ये रिक्वेस्ट की है कि OIC का इजलास बुलाया जाए, यानी इस्लामिक कंट्रीज़ का, मुस्लिम कंट्रीज़ की एक मीटिंग बुलाई जाए, और ये मीटिंग अब बुला ली गई है। तो OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ये क्या करेंगे या ये क्या कर सकते हैं? क्या सबसे पहले तो इनकी तरफ से ऐलान ये होना चाहिए कि गज़ा से निकलने वाले जितने भी रिफ्यूजी हैं हम उनको पनाह देने के लिए तैयार हैं। आखिर में हम आते हैं उस खबर की तरफ जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमास के डॉक्यूमेंट्स कुछ रिवील हुए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में ये बताया गया है कि जो प्लान किया गया था इज़राइल पर 1000 से ज़्यादा लोगों को भेजकर हमला करना और वहाँ के लोगों को पकड़ पकड़ के मारना और एक कत्ल गारत गरी वहाँ पर मचाना, तो इसकी प्लानिंग में ये कहा गया था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जा सके उनको मारा जाए। प्लान ही ये किया गया था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इजराइलियों को मारा जा सके और पकड़ के जरगमाल बनाया जा सके और औरतों का रेप किया जा सके, ये सब पहले से प्लानिंग में मौजूद था। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट पुतिन के उस क्लेम की जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इज़राइल पर हमले में जो हथियार इस्तेमाल किए गए वो हथियार यूक्रेन को जो वेस्ट की तरफ से हथियार पहुंचाए गए थे वही हथियार इस्तेमाल किए गए। यानी वेस्ट की तरफ से जो हथियार दिए गए यूक्रेन को जंग के लिए, हमास ने वो हथियार इस्तेमाल किए। अब कीव की तरफ से यानी कि ज़ेलेंस्की की तरफ से इसको डिक्लाइन की गई। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, इसका मजाक भी उड़ाया और कहा, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये हथियार रशिया ने जो यूक्रेन से हथियार पकड़े हैं वो हथियार हमास इस्तेमाल कर रहा है। तो इन दोनों आप स्टेटमेंट्स को अगर देखें तो इससे पता ये चलता है कि जो हथियार हमास ने इस्तेमाल किए वो मगरिब के ही हथियार हैं। अब अगर प्रेसिडेंट पुतिन ये कह रहे हैं कि ये हथियार हमास को जो है वो अमेरिका की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से दिए गए, तो ये सच इस तरीके से नहीं लगता कि उनकी तरफ से हथियार हमास को नहीं दिए जा सकते, कैसे दिए जाएंगे। लेकिन जब ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि हथियार अगर ये वाले हैं तो ये वो हथियार हैं कि जो रशिया ने यूक्रेन में हथियार पकड़े और वो हथियार जो है वो हमास इस्तेमाल कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट्स में से आप जिसकी स्टेटमेंट को भी परखें उससे नतीजा ये निकलता है कि जो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो वेपन्स यूज़ किए गए हैं हमास की तरफ से, वो बहुत जदीद वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो इसका मतलब है कि ज़ाहिर है कि अगर जदीद वेपन्स हैं तो बेशक वो यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियार पकड़े गए हों, वो किसी भी तरफ से पकड़े गए हों, चाहे वो रशिया की तरफ से उनको दिए गए हों या उन्होंने कहीं पर पकड़े हों, वो हैं बहुत जदीद हथियार। आखिरी खबर बड़ी अजीब सी खबर है, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि इज़राइल ने हमास के हमले का मुकाबला इसलिए नहीं किया या मुकाबला इसलिए नहीं कर सका, कन्फ्रंट उस हमले को इसलिए नहीं कर पाया, अपने लोगों को इसलिए नहीं बचा पाया कि जब हमास के लोग बॉर्डर क्रॉस करके उनके मुल्क के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने ये सोचा कि ये शायद कोई प्रैक्टिस की जा रही है, फ़ौजी मश्क। आप जानते हैं कि कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, कंट्रीज़ करते हैं। तो इज़राइल ये समझा कि ये गज़ा की तरफ से कोई ऐसी मशक़ें चल रही हैं। उनका ये ख्याल था कि ये कोई प्रैक्टिस है और ये उसके बाद वापस अंदर चले जाएंगे। ये बात बहुत अजीब सी है, यानी ऐसा वैसे हो भी सकता है कि उन्होंने यही समझा हो, लेकिन फिर ये जो खबर आ रही है कि वो पहले से उनको इल्म था कि कोई ऐसा हमला हो सकता है, ये भी क्योंकि बीच में खबरें आती रही है कि इज़राइल को ये बताया गया था, उनके पास ये इंटेलिजेंस थी, हो सकता है कि इज़राइल पर कोई हमला किया जाए हमास की तरफ से या उनके कुछ मुखालिफ ग्रुप्स की तरफ से या गज़ा की तरफ से। तो अगर उनके पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस मौजूद थी तो फिर जब लोग उनके बॉर्डर क्रॉस करके अंदर दाखिल होते तो उन्होंने ऐसा क्यों समझा कि ये कोई प्रैक्टिस की जा रही है। लेकिन इसमें एक आखिरी बात हम ये कर सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि इस तरह के हमले आमतौर पर होते नहीं हैं, यानी जो जंगी होती हैं उसमें आप बमबारी करते हैं, जैसे कि फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच हम देखते रहे हैं जिस तरह की जंग चलती रही है। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करके, सरहद पार करके दहशत गर्दों की तरीके से अंदर दाखिल होना और लोगों को, सिविलियंस को, आम लोगों को पकड़ पकड़ के इस तरीके से मारना, ये अनबिलीवेबल बात थी। शायद इस वजह से उनको इसका यकीन नहीं आ रहा। अब तक की डेवलपमेंट्स ये थी, लेकिन हम देखेंगे कि जो कोशिशें की जा रही हैं हमास और इज़राइल जंग के रुकवाने की, उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जिसको सामने रखना चाहिए कि इज़राइल के अंदर सिविलियंस, उनकी नेशन अब ये चाहती है कि उनके साथ जो हुआ है उसका जवाब दिया जाए। इससे पहले इज़राइल के लोग डिवाइडेड थे और इज़राइल में मौजूद उनकी आवाम में बहुत से लोग ऐसे थे कि जो गज़ा को सपोर्ट किया करते थे, और जब इज़राइल की तरफ से गज़ा पर बमबारी होती थी तो उसको इज़राइल के अपने लोग भी उसको कंडेम किया करते थे और कहा करते थे कि जंग रुकनी चाहिए। लेकिन अब अगर मुट्ठी भर ऐसे लोग थे, आटे में नमक के बराबर भी अगर इज़राइल में ऐसे लोग थे कि जो सपोर्ट करते थे गज़ा को या पैलेस्टीनियंस को, अब वो भी ख़त्म हो गए हैं। और अब मसला ये हो गया है कि उनकी नेशन, उनकी हुकूमत से, यानी इज़राइल अपनी गवर्नमेंट से ये चाहता है कि इस हमले का जवाब दिया जाए और बदला लिया जाए। तो अब ये जंग से ज़्यादा एक रिवेंज की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और जब ऐसी सूरत हो तो फिर ये जंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन होती है, और ऐसी ये सिचुएशन है। तो क्या ऐसे एक इमोशन जो कि इज़राइल के अंदर है, इस इमोशन के बाद इज़राइल की गवर्नमेंट, मिस्टर नेतन्याहू, क्या ये फ़ैसला कर सकेंगे कि जो होने जा रहा है गज़ा के अंदर टैंकों और फ़ौज को दाखिल करने के बाद, उसके बाद जो कुछ होगा उसका वो सामना कर पाएंगे या पूरी दुनिया उसका सामना कर पाएगी। लेकिन शायद उनके सोचने के लिए इस वक्त जगह इसलिए कम है कि उनकी अपनी नेशन उनसे ये डिमांड कर रही है कि जो हमला उनके पर किया गया उसका बदला लिया जाए। इजाज़त दे, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।